क्या आपको मालूम है कि प्लेटो ने साम्यवाद की सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो ने क्यों किया था? क्योंकि वो आदर्श राज्य की रचना करना चाहते थे, जिसके लिए साम्यवाद की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या है और पत्नियों का या स्त्रियों का साम्यवाद क्या है। ठीक है, तो प्लेटो जो है साम्यवाद की विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। चलिए जानते हैं दोनों तरह के साम्यवाद के बारे में। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें बतलाता है। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और द्वितीय, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग यानी सैनिक तथा शासक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म है। किंतु प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति, परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है और इसलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। प्रथम, संपत्ति विषयक साम्यवाद और द्वितीय, परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक है, दूसरा क्या है? परिवार विषयक साम्यवाद, जिसको स्त्रियों का साम्यवाद भी कहते हैं। ठीक है, साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए। प्लेटो के साम्यवाद की एक विशेषता है, वह यह है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं, वरन केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया गया है। और उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक है। इसका उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग यानी उत्पादक या सेवक वर्ग जो है शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है, अतः उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। नैटलशिप के शब्दों में प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। वस्तुतः प्लेटो की साम्यवाद संबंधी विचारधारा उसकी राज्य व्यवस्था संबंधी धारणा से अनिवार्यता संबद्ध और उसकी प्राप्ति का साधन है। साम्यवादी व्यवस्था का विचार प्लेटो का पूर्ण मौलिक विचार नहीं है। स्पार्टा में यद्यपि निजी संपत्ति की व्यवस्था थी, परंतु संपत्ति का उपयोग सामूहिक रूप से होता था और वहाँ के नागरिक सहभोज में भाग लेते थे। एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था। सिद्धांत रूप में भी साम्यवाद की धारणा प्लेटो के पूर्व प्रचलित थी। एथेंस में कुछ लोग प्राकृतिक जीवन के पक्ष में थे, जिसमें व्यक्ति कृत्रिम नियमों से स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत कर सके। पाइथागोरस के आश्रम में भी साम्यवादी व्यवस्था थी और वह कहा करता था कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। क्रीट में समस्त भूमि के जोतने बोने का प्रबंध राज्य के जिम्मे ही था। यूरोपाइड्स ने अपनी एक रचना प्रोटिसिलैस में स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के दो रूप इस प्रकार हैं।
संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। ना तो उनके पास अपना कोई घर होगा और ना कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। प्लेटो के इस संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम, यह साम्यवाद यानी संपत्ति का जो साम्यवाद है, संपत्ति का साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं बल्कि केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य यानी संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता है। द्वितीय, इनका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, वरन राजनीति और शासन व्यवस्था को दोषमुक्त करना है। तृतीय, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। फोस्टर के शब्दों में प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं बल्कि इसका त्याग करना है। प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन जिन आधारों पर किया है वे इस प्रकार है। पहला, मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो आत्मा के 3 तत्व या विशेष गुण मानता है: विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन 3 गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है: शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। उसके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग ऐसा कर सके, इसके लिए यह जरूरी है कि इन दोनों वर्गों के द्वारा आर्थिक वृत्तियों का परित्याग किया जाए, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना आवश्यक हो जाता है। दार्शनिक आधार। प्लेटो ने अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर भी करता है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि जिन्हें शासन करने का कार्य, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, सौंपा गया है, उन्हें ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन करने के कार्य में बाधा और विघ्न डालते हैं। धन निश्चित रूप से एक ऐसा ही तत्व है, अतः अभिभावक वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए। यह वैसा ही विचार है जैसा कि आध्यात्मिक साहित्य में संतों के लिए मुद्रा और कंचन यानी स्वर्ण का स्पर्श वर्जित किया गया है। राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण यानी वर्च्यू संपन्न हो, लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए तो हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण न रहकर संपत्ति हो जाए। राज्य में जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है, यदि उनके कुछ निजी आर्थिक हित भी हो तो हो सकता है कि वे निस्वार्थ कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर अपनी जेबें भरना तथा दूसरों का शोषण करना शुरू कर दे। इसलिए प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग अलग रखना चाहता है। वह चाहता है कि जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हो उनका राजनीतिक शक्ति में कोई भाग नहीं होना चाहिए और जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हो उनके कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए। सेबाइन ने प्लेटो के इस तर्क के संबंध में कहा है, सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा, जहाँ तक कि सैनिकों और शासकों का संबंध है। प्लेटो द्वारा संपत्ति का साम्यवाद की जो प्रतिपादन किया गया है उसका अरस्तु जो है कटु आलोचना करते हैं। ठीक है, अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो के शिष्य अरस्तु, ठीक है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने
प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना इस प्रकार की है। पहला, यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने तथा उसमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इससे समाज की प्रगति होती है, किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास रुक जाता है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है, जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या की आधे से अधिक होती है। इस प्रकार यह राज्य को दो विषम समुदायों में बांट देता है, जिससे देश की एकता बनाए रखना असंभव हो जाता है। आगे अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं, ये अरस्तु के कथन है। अरस्तु कहते हैं, इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य वैयक्तिक संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। आगे अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने तथा उसे प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए वैयक्तिक संपत्ति का अंत करना चाहता है, किंतु अरस्तु के अनुसार यह एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा ही स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद द्वारा। इसमें राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है। अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में अति दिखाई पड़ती है, जो पोलिस को स्वर्ग बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद जो है जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होंगे। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान, मटेरियल क्योर फॉर स्पिरिचुअल डिसीजेस है, जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते। प्लेटो का साम्यवाद समाज की बेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद का प्रतिपादन किया है। पहला है संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक है। अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। वस्तुतः परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में कुछ युक्तियां इस प्रकार दी हैं। पहला, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता जैसी सजगता अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। राज्य में एकता स्थापित करने हेतु परिवार व्यक्तियों में मेरे तेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। राज्य में एकता स्थापित करने हेतु परिवार व्यक्तियों में मेरे तेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो
राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो कहता है, परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था। उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए। वह स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतया वंचित करना चाहता है। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं वरन राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय यह है कि उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए। प्लेटो चाहता है कि इस संबंध में राज्य को उसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस पर कि एक पशु पालक करता है, अर्थात एक श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं और एक श्रेष्ठ मादा को उतने नरों के साथ जोड़ देने चाहिए जितने कि वह सुगमता पूर्वक संभाल सके। इस प्रकार के क्षणिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य अपने शिशु गृहों में करेगा। बार्कर के अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा भली प्रकार हो, वरन उसका जन्म भी उचित रूप में चुने हुए और स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए। स्वयं प्लेटो के शब्दों में शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो की परिवार विषयक साम्यवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। इसके आधार पर अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकता है। राज्य में एकता आती है, संतति का सुधार होता है और इससे स्त्रियों को मुक्ति तथा राज्य की सेवा के लिए अवसर प्राप्त होता है। प्लेटो द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की जो प्रतिपादन किया गया है, उनके शिष्य अरस्तु ने इसकी आलोचना की है। अरस्तु द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद एक नवीन कल्पना है और सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि में इसके औचित्य पर अनेक संदेह किए जा सकते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने निम्न आधारों पर इस योजना की प्रबल आलोचना की थी। पहला, प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं पाता। एक दृष्टांत द्वारा वह सिद्ध करता है कि कुतिया भी कुत्ते की भांति एक अच्छी पहरेदार हो सकती है, परंतु उसका यह दृष्टांत दुर्बल प्रतीत होता है। जैसा कि बार्कर ने लिखा है, स्त्री की प्रकृति में लिंग एकमात्र तथ्य नहीं है जिसमें और केवल जिसमें ही वह पुरुष से भिन्न है, अपितु वह तो उसके समस्त जीवन को प्रभावित करता है। दूसरा, स्त्री और पुरुष के अस्थायी संबंध की योजना प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला देता है। पति और पत्नी का संपर्क केवल यौन संबंध के लिए नहीं होता, वरन यह संबंध तो संपूर्ण जीवन का आधार है। इस प्रकार उसका साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और इस दृष्टि से अव्यवहारिक है। यह संदेहपूर्ण है। तीसरा, यह संदेहपूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुद्धिमानों, सदाचारियों और बलवानों की एक जाति उत्पन्न की जा सकेगी। अनाथ बालक अधिक लाडले और मानव जाति के दुर्बल नमूने सिद्ध होंगे।
प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त करता है जो सदाचार का स्रोत और नागरिकता के गुणों की श्रेष्ठ पाठशाला है। जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनका लालन पालन वैसे प्रेम, दुलार, ममता और सावधानी से नहीं हो सकता जैसा वर्तमान परिवार व्यवस्था में होता है। अरस्तु इसी बात को दृष्टि में रखते हुए लिखता है, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया गया है। इससे अभिभावक वर्ग प्रसन्न नहीं रह सकेगा और न ही वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन भली भांति कर सकेगा। उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, किंतु पशु जगत के नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। प्लेटो ने इस व्यवस्था का प्रतिपादन राज्य में एकता स्थापित करने के लिए किया है, परंतु प्लेटो के साम्यवाद में स्त्रियों को लेकर झगड़े निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियों के साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देगा, जो कि श्रेष्ठ चरित्र का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। प्लेटो की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कार्य होने की आशंका है। प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है। प्लेटो की व्यवस्था का अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यावहारिक अनुभव से वंचित रहेगा और उसके द्वारा उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को ठीक रूप से नहीं समझा जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति योग्य शासक के रूप में कार्य कर सकेंगे, यह बात बहुत संदेहपूर्ण है। प्लेटोवादी साम्यवाद के पक्ष में सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कुछ भी क्यों ना कहा जाए, उसकी व्यावहारिकता नितांत संदेहास्पद है। समाज के एक पक्ष को साम्यवाद की परिधि में लाना और दूसरे को उससे मुक्त रखना अपने आप में नितांत त्रुटिपूर्ण है। परिवार विषयक साम्यवाद की अव्यावहारिकता को तो इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि अब तक व्यवहार में इसे कहीं पर भी अपनाया नहीं जा सका है।